Hello everyone, welcome to Studies and Classes। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस चैनल पर विज्ञान का कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला का आज हमारा पहला लेक्चर है। यह कोर्स पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित होगा, जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आज हम जीव विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस जीव विज्ञान की शुरुआत में हमारा पहला लेक्चर है जीव विज्ञान का परिचय और जीवों का वर्गीकरण। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीव विज्ञान की परिभाषा की। बायोलॉजी जीव विज्ञान को बोलते हैं और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम समस्त सजीव और जितने भी जीवधारी हैं उनका अध्ययन करते हैं, वह शाखा कहलाती है जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना है, बायो और लोगस। इसमें बायो का अर्थ होता है लिविंग, जिसे हम कहते हैं जीव या जीवन, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, जिसे हम कहते हैं अध्ययन। तो बायोलॉजी जीवन का अध्ययन है। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द की बात करें, बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने 1801 में किया था। लेमार्क फ्रांस से संबंधित था और ट्रेविरेनस जर्मनी से संबंधित था। बायोलॉजी को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं, एक हम जूलॉजी और दूसरी हम बांटते हैं इसे बॉटनी में। जूलॉजी को कहते हैं हम जंतु विज्ञान और बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम समस्त जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो शाखा कहलाती है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक या फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं हम अरस्तु को। जंतु विज्ञान के ऊपर सबसे पहले पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम स्टोरिया एनिमेलिया, और स्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक लिखी गई थी अरस्तु के द्वारा। इस स्टोरिया एनिमेलिया में 500 से अधिक जंतुओं का वर्णन किया गया है। दूसरी शाखा आती है बॉटनी, जिसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम समस्त पादपों का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बॉटनी के ऊपर लिखी गई हमारी पहली पुस्तक है स्टोरिया प्लांटेरम, और स्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक लिखी गई थी थियोफ्रेस्टस के द्वारा। इस स्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक में 500 से अधिक पौधों का वर्णन किया गया है। आगे हम बात करते हैं जीव या सजीव की। सजीव क्या होते हैं? तो सीधा सा अर्थ होता है एक तो सजीव का, जिसमें जीव होता है वो होता है सजीव। अब इसका लक्षण क्या क्या होते हैं? सजीव स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले होते हैं, स्वयं के जैसा एक जनन करके संतान उत्पन्न करते हैं तो स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले होते हैं, स्वयं ही विकसित होने वाले होते हैं, उनको विकसित करने के लिए अदर किसी की जरूरत नहीं होती है, वो खुद से ही विकसित होते हैं, और उसमें स्वयं को ही विनियमन करने के वाले तंत्र पाए जाते हैं। ये बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम होते हैं। अर्थात जैसे जितने भी सजीव है उनमें जो भी बाह्य क्रिया होगी उनके प्रति प्रतिक्रिया जरूर होती है। जैसे हमको गर्मी लगी तो हमारे पसीना आता है, तो ये हमारी बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया है। हमने किसी गर्म वस्तु को छुआ, हमारा हाथ तुरंत हट जाता है, ये हमारा उस बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया है। तो ये सब लक्षण किसके होते हैं? सजीव के होते हैं। आगे हम बात करते हैं जीवधारी। जिनमें भी जीव पाया जाता है उनके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो जीवधारियों के मुख्य रूप से 3 लक्षण हैं, वृद्धि, जनन और उपापचय। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जीवधारियों के लक्षण है? 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा देगा उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो जीवों के 3 लक्षण है, याद रखना, वृद्धि, जनन और उपापचय। ये क्या होते हैं इनको हम डिटेल से चर्चा करते हैं। वृद्धि की हम बात करें तो वृद्धि क्या होती है? भार में वृद्धि होना और संख्या में वृद्धि होना, यही वृद्धि है। जैसे किसी वस्तु का या किसी भी जीव का वजन 10 किलो है
और उसका वजन बढ़कर 20 किलो हो गया तो उसकी किस में वृद्धि हो गई? भार में। जैसे कोई वस्तु एक है और वो बढ़कर 2 हो गई तो उसकी किस में वृद्धि हो गई? संख्या में वृद्धि हो गई। तो भार और संख्या में वृद्धि होना ये वृद्धि कहलाती है, और ये दोनों ही वृद्धि के युग्मी लक्षण हैं। जितने भी बहुकोशिकीय जीव है, जैसे मानव है, पौधे पौधे हैं, उन सभी जीवों में जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। तो बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि किसके द्वारा होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। पौधों में बाहर में वृद्धि हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहती है, बढ़ते रहते हैं, लेकिन यही वृद्धि प्राणियों में कुछ आयु तक होती है। बाहर में वृद्धि निर्जीवों में होती है। देखिए कैसे। जैसे कोई पर्वत है या जैसे कोई पठार है, इसके आसपास ये पत्थर कंकड़ आके जमा हो जाएंगे तो इससे इसके भार में क्या होगी? वृद्धि। तो इस प्रकार से हम भार में वृद्धि किस में कर सकते हैं? निर्जीव में भी भार में वृद्धि होती है। तो वृद्धि किस में? सजीव और निर्जीव दोनों में होती है। आगे हम बात करते हैं जनन की। जनन किसे कहते हैं? तो अपनी संतति उत्पन्न करना ये जनन कहलाता है। और इस संतति के लक्षण किससे मिलने चाहिए? अपने माता पिता से मिलने चाहिए। यह भी हमारे जीवधारियों का एक लक्षण है कि वो अपने समान संतति उत्पन्न करे और अपनी संख्या में वृद्धि करे। जब अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए 2 युग्मों की, महिला और पुरुष की जरूरत है तो वो होता है लैंगिक जनन। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अलैंगिक जनन भी करते हैं। जैसे अमीबा। अमीबा टुकड़ों में टूटता रहता है, उसे विखंडन कहते हैं, और वो नए जीवों का निर्माण करता है। अमीबा के लिए जनन और वृद्धि समानार्थी है। कैसे? देखिए, यह अमीबा है। अमीबा में जनन कैसे होगा? विखंडन द्वारा। ये टूट कर बन जाएंगे 2, तो 1 से 2 बन गए, ये वृद्धि हुई, और यही क्या कहला? इसमें जनन। तो इसमें वृद्धि और जनन दोनों क्या होते हैं? समानार्थी होते हैं। अब जनन नहीं करने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो खच्चर, जिसे हम खसर बोलते हैं, ये जनन नहीं करता। कामागार मधुमक्खी भी जनन नहीं करती, और अनुवर्ग मानव युगल भी जनन नहीं करता है। ये ध्यान रखना आपको कि निम्न में से कौन से जनन नहीं करते? तो खच्चर, कामागार मधुमक्खी और अनुवर्ग मानव युगल जनन नहीं करते हैं। अगली बात करते हैं उपापचय की। शरीर में जितने भी रसायन उपस्थित है उनको एक विशेष क्रिया द्वारा जैव अणुओं में बदला जाता है, उस क्रिया को कहते हैं उपापचय। और ये जितने भी क्रियाएं होती है सारी रासायनिक होती है और उपापचय होती है। उपापचय की क्रिया पौधों में, प्राणियों में, कवकों में और सूक्ष्म जीवों में होती है, और किसी भी निर्जीव में ये क्रिया नहीं होती। तो निर्जीव में किसी भी प्रकार का रसायन उपस्थित नहीं होता जो उसे जैव अणु में बदलने के लिए क्रिया हो। तो उपापचय केवल सजीव में होती है, और वृद्धि सजीव और निर्जीव दोनों में होती है। इसके बाद जीवों को देखा गया और उनके नाम के बारे में चर्चा की गई। तो सबसे पहले जीवों के नामकरण के बारे में जो चर्चा की वो द्विनाम पद्धति दी गई। और नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है ये कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने की। कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट स्वीडन से संबंधित था। इस नामकरण की द्विनाम पद्धति में हम वंश का और जाति का ध्यान रखते हैं। जब भी हम किसी भी जीव का वनस्पतिक नाम लिख देते हैं तो उसमें वंश और जाति का नाम लिखा जाता है। इसमें वंश का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होता है और जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं मानव। मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। इसमें होमो तो मानव का क्या है? वंश, और सेपियंस मानव की क्या है? जाति। तो होमो में एच बड़ा है और सेपियंस में एस छोटा है। जैसे आम की बात करते हैं तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पर मैंजीफेरा इसका वंश होता है और इंडिका इसकी क्या होती है? जाति होती है। जितने भी जैविक नाम लिखते हैं, बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं, वो सभी प्राय लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गीकरण की। अब संपूर्ण जगत में जीव बहुत सारे थे, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा संघ बनाया गया जिसे कहा गया किंगडम या जगत। उसके बाद उसे और छोटे समूह में विभाजित किया जिससे कहा हमने संघ, और संघ को फिर छोटे समूह में विभाजित कर उससे कहा क्लास जिसे हम कहते हैं वर्ग, और वर्ग को और छोटे समूह में विभाजित जिसे कहा गण। गण के बाद और छोटा समूह आया कुल, और लास्ट उसके बाद आया वंश, और वंश के बाद आया जाति। तो इस वर्गीकरण में सबसे बड़ी जो इकाई है वो होती है जगत, और सबसे छोटी जो इकाई होती है जाति।
तो यहाँ से ऊपर से नीचे जाने पर ही हमारा बढ़ता क्रम है संख्या के आधार पर, कि सबसे छोटा पार्ट है जाति का और सबसे बड़ा पार्ट होता है भाई जगत का। तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है जगत और सबसे छोटी और आधारभूत इकाई है जाति। जाति से ही वर्गीकरण शुरू हुआ। अब हम करते हैं इसके गुणों की बात। तो जाति, जैसे एक ही जाति के जीव है तो उनमें गुण ज़्यादातर क्या होंगे, समान। और संपूर्ण जीवों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनमें गुण क्या होंगे, सब में असमान। तो जैसे जैसे हम जाति से जगत की ओर ऊपर बढ़ते हैं तो गुणों की समानता में कमी होती जाती है। तो सबसे अधिक समान गुण किस में पाए जाते हैं वर्गीकरण में, जाति में, और सबसे असमान गुण किस में पाए जाते हैं, जगत में। तो ये हमारे पास गुणों की समानता का घटता क्रम है। सबसे ज़्यादा समान गुण जाति में और सबसे कम समान गुण जगत में। तो सबसे समान गुण जाति, उसके बाद वंश, उसके बाद कुल, उसके बाद गण, फिर वर्ग, संघ और जगत। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे गुणों में समानता में कमी होती जाएगी। तो गुणों में सर्वाधिक समानता पाई जाती है जाति में और सर्वाधिक असमानता पाई जाती है जगत में। आगे हम बात करते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण क्या होता है, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन ये वर्गीकरण कहलाता है। और इसको जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उससे कहते हैं टैक्सोनॉमी, जिससे कहते हैं वर्गीकी। और इस वर्गीकी की शुरुआत कार्ल लिनियस के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां दी गई है जिसमें अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग पद्धति दी गई। सबसे पहले दो जगत वर्गीकरण दिया गया और दो जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया गया कार्ल लिनियस के द्वारा। कार्ल लिनियस ने संपूर्ण जीवों को, जितने भी संसार में जीव पाए जाते हैं उनको कहा कि भाई संपूर्ण जीव दो भागों में बांटे गए हैं, एक होते हैं पादप और दूसरे होते हैं जंतु, इसके अलावा और कोई जीव नहीं होता। लेकिन जैसे आगे बढ़े तो उसके बाद अनरेस्ट हैकल आए और अनरेस्ट हैकल ने तीन जगत वर्गीकरण दिया और उन्होंने कहा कि इस संसार में जितने भी जीव है वो जंतु पादप तो हैं, उसके अलावा प्रोटिस्टा जगत के प्राणी भी पाए जाते हैं जो कि जलीय जीव हैं। इसके बाद चार जगत प्रति अवधारणा दी गई और चार जगत वर्गीकरण दिया गया भाई कोपलैंड के द्वारा। और इसने संपूर्ण जीवों को चार भागों में बांटा, जिसमें पहला है जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो आपसे पूछ सकता है कि कोपलैंड द्वारा दिए गए वर्गीकरण में का कौन सा भाग है और कौन सा भाग नहीं है। इसके बाद पांचवा आया पंच जगत वर्गीकरण, जो इसका सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है। और ये वर्गीकरण R.H. व्हीटेकर ने दिया। इन्होंने कहा कि संपूर्ण जीव जगत पांच भागों में विभाजित है। इन्होंने जीव जगत को पांच भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला है हमारा पादप, जंतु जगत, कवक, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इन्होंने इन संपूर्ण जीवों को पांच जगत में विभाजित किया, इसलिए इसे हम कहते हैं पंच जगत की अवधारणा। और पंच जगत की अवधारणा दी गई R.H. व्हीटेकर के द्वारा। इन्होंने संपूर्ण जीवों को पांच भागों में विभाजित किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आता है कि पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया, R.H. व्हीटेकर ने। कितने भागों में विभाजित किया, पांच भागों में। कौन कौन से, पादप, जंतु, कवक, प्रोटिस्टा और मोनेरा। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा पंच जगत का भाग है और कौन सा पंच जगत का भाग नहीं है। आगे के लेक्चर में हम इस पंच जगत वर्गीकरण के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में जानेंगे। मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, कवक क्या है, जंतु जगत क्या है और जीव जगत क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।